आगे हम डेवलपमेंट के जो इम्पैक्ट है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। इम्पैक्ट तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव वालों को ही मेंशन किया गया है। तो आप अगर क्रिटिसिज्म भी डेवलपमेंट का आता है तो इसको लिख सकते हैं। अगर आता है कि आप डेवलपमेंट विकास का आलोचना करिए तो ये पॉइंट सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, आपको पता है कि डेवलपमेंट क्यों आया था। अगर हम डेवलपमेंट को इस वे में देखें कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आया था, प्रॉफिट के लिए आया था, ठीक है। लेकिन इस प्रॉफिट के लिए लोगों ने क्या किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज थे, उनको सारा जो भी कुछ था उसको इंडस्ट्रीज में झोंक दिया। इससे क्या हुआ कि जो बेसिक नीड था सोसाइटी का, उसको हमने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए। इससे क्या हुआ, मार्केट तो बढ़ गया लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, कुछ लोगों की जो लाइवलीहुड थी, जिंदगी जो थी, जो किसी नेचुरल रिसोर्स पे या कोई हाथ से बनाने वाली चीजों पे टिकी थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद एक 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 लग्जीरियस एक माहौल तैयार कर दिया, ठीक है, जहाँ पे कुछ लोगों को लग्जरी पसंद थी और कुछ को पास कुछ नहीं था। उसके बाद पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्री से कितना वेस्ट निकलता है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज तो हम खराब कर ही रहे थे, और ये चीज़ सारी चीज़ें क्या, हमारी मैनकाइंड पे, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, आपको देखते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है नेचर से रिलेटेड। कहीं ना कहीं हमें नेचर, कहीं ना कहीं अर्थ जो है हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अपने आप को खत्म करने पे तुले हुए हैं। नेचर का ही एक कहर था ना कोरोना वायरस। तो ऐसे बहुत सारे कहर आ रहे हैं, तो हमने अपने आप को इस जगह पे ढकेल दिया है कि कुछ चंद रुपए कमाने के लिए हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जो नेचुरल रिसोर्स, जो प्रकृति के संसाधन है, या हमारी प्रकृति है, हम उसे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप मतलब बड़े बड़े शहरों में जाइए, वहां पे एकदम गगनचुम्बी, जो क्या बोलते हैं, जो एक शब्द होता है बहुत ही खूबसूरत हिंदी का, मुझे वो याद नहीं आ रहा, गगनचुम्बी ऐसे कुछ शब्द है, इमारतें दिखेंगी लेकिन आपको वही ग्रीनरी, कहीं छोटे छोटे गार्डन दिख जाएंगे, एक दो फूल दिख जाएंगे। कभी वहां पे जंगल हुआ करते थे ना, उस जंगलों में काफी सारे जानवर रहा करते थे। सो कहीं ना कहीं हम उसे खत्म करें, बट चैप्टर पे आते हैं। तो जो ये ग्रोथ ओरिएंटेड, जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, तो वो हमने उसमें एम क्या रखा कि हमें अपने देश की जीडीपी बढ़ानी है, हमें अपने देश में ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगानी है, अपने आप को मॉडर्न बनाना है, ठीक है, फैक्ट्रीज, अर्बन सिटीज, मेट्रोज, ये वो। लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक और पॉइंट जो हम कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिए, वो सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, सोशल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटीज कैसे बढ़ रही है, कोई पर्सन एक्सट्रीमली रिच होता जा रहा है, फैक्ट्री ओनर बनता जा रहा है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी लगा लीजिए, बिकॉज एक पर्सन के पास सारा पैसा आके इकट्ठा हो रहा है और एक पर्सन गरीब होता जा रहा है। मतलब जैसे कि हमने जो एम किया था कि जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी को बेटर प्लेस बनाएगा, जहाँ सब लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, नई टेक्नोलॉजीज होगी, ये वो। लेकिन सारे देश से ऐसा कोई भी देश नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया था वो अमेरिका से ले लीजिए, आप कनाडा, यूरोप, किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, या जो कुछ सेक्शन जो एकदम मार्जिनलाइज हो गए हैं, या जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, वो सारे लोगों को उसका फ्रूट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। गंडर फ्रैंक, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक थ्योरीज देने की कोशिश की है कि किस तरीके से सोसाइटी में इनजस्टिस बढ़ रहा है, कंट्रीज में इनजस्टिस बढ़ रहा है। तो इन्होंने एक फ्रेज बनाया था, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो underway makes some people and regions develop while other are underdeveloped as a result of this global dynamic of the world system। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो डेवलपमेंट, जो विकास का ये प्रोसेस है जो चल रहा है, वो कुछ रीजन्स को और कुछ लोगों को कहने, इसका मतलब समझिए कि कुछ रीजन्स यानी कुछ कंट्रीज को रिच बना रहा है, और उसमें भी कुछ लोगों को, ठीक है, रिच बना रहा है, और बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंट्रीज पीछे छूट जा रही हैं। आप जस्ट एग्जांपल ले लीजिए अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका एक देश है जो कि मान जाता है कि सबसे ज़्यादा विकसित देश है, यानी सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री है, डेवलप है, और उसने अपने उस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज का कहीं ना कहीं एक तरीके से फ़ायदा उठाया है।
या पीछे छोड़ा है, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं डेवलप कंट्रीज। अब डेवलप कंट्रीज में भी क्या सारे लोग नहीं, डेवलप कंट्रीज में भी कुछ ही लोगों के पास ये पैसा या ये जो सारा फ्रूट मिल रहा है इनको मॉडर्नाइजेशन का, वो रह जाता है। इनके कहने का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा एक ही लोगों के पास हो जाता है, कुछ लोगों के पास ही हो जाता है। और जो वेल्थ है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि भाई प्रॉपर सबको मिल रहा है, सब लोगों के पास है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और अब जो वेलफेयर स्टेट है कहीं ना कहीं उसका विड्रॉल हो रहा है, और पॉलिटिकल मतलब मिलिट्री इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्रीज अब बन गया। ठीक है। अब इस चीज को समझिए, वेलफेयर स्टेट क्या होता है। वेलफेयर स्टेट उस टाइप का स्टेट होता है जो कैपिटलिस्ट तो होता है, मतलब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करता है। आप, आई होप कि आप कैपिटलिज्म सोशलिज्म के बीच में अंतर जानते होंगे और ये क्या है जानते होंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप जान रहे हैं। तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है, एक तरीके की मिक्स इकोनॉमी मान लीजिए, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के लिए इनिशिएटिव लेती है, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना या जो भी नीड है। ठीक है। वेलफेयर नेशन का मतलब समझ लीजिए एक ऐसा फादर जो अपने बच्चे की केयर कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो फ्रैंक है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ऐसे स्टेट्स कम होने लगे हैं और अब कंट्रीज कहीं ना कहीं मोर कैपिटलिस्ट सोसाइटीज की तरफ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ भागने लगे हैं। अब फ्रैंक आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं, फ्रैंक ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये हमने इकोनॉमिक रैशनैलिटी जो अपनाई है इस टाइम पे, या एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये जो हमने कैपिटलिस्ट आइडिया अपनाया है, ये लिबरलाइज जिसमें मार्केट होता है, मार्केट एकदम फ्री होता है, वो बोलते हैं यही जब हम स्टेप लेते हैं ना तो बहुत सारे गरीब लोग इकोनॉमी से बाहर निकल जाते हैं और वो गरीब हो जाते हैं। और ये इश्यूज आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखेंगे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आप समझते होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वो हैं जो कैपिटलिस्ट हैं और वो कुछ ज़्यादा ही रिच है। सेकेंड में उनको रखा जाता है जो सोशलिस्ट नेचर की थी और थोड़ी उनसे कम डेवलप थी। और अंडर डेवलप वो जो कंट्रीज अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में जा रही हैं। और इस चीज़ को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो फुली डेवलप है, सेकेंड जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में, और थर्ड अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की नीड है, ऐसे भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है। बहुत तरीके से डिफाइन करने का तरीका है, तो दोनों मेजर यही तरीका है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कि कॉलोनी रही है, मतलब जिन पे अंग्रेजों का या किसी का राज रहा है, जो बाद में वो हुई, जिनकी इकोनॉमी उतनी तरीके से नहीं हो पाई, उन कंट्रीज में इस तरीके का मॉडल, यानी कहीं ना कहीं ये कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ इशारा कर रहे हैं, उतना सही नहीं होता है। देखिए, भले कुछ लोगों का जो इनकम है वो इंक्रीज हो जा रहा है, एक्सपोर्ट मतलब ज़्यादा होने लग रहा है, जिससे जो सामान जा रहा है बाहर के देशों में वो बढ़ जाए, चाहे कुछ रीजंस में डेवलपमेंट हमें देखने को मिले, इससे हम इस बात को नहीं भूल सकते कि पोवर्टी, गरीबी भी बढ़ रही है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, हाउसिंग नहीं है लोगों को रहने के लिए, फॉरेन डेब्ट है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज एक कंट्री में आ रही है। तो बेसिकली ये हमें क्वेश्चन करने को एक तरीके से एक आइडिया दे रहे हैं कि कितना हद तक जो हमने आइडियोलॉजी केवल इकोनॉमी को बढ़ाना या केवल पैसा कमाने पे फोकस की है, तो कितनी ये इक्वल है, यानी समाज में क्या हर किसी तक ये पहुंच पा रहा है हमारे डेवलपमेंट का आइडिया। दूसरा, किस तरीके से जो रिच कंट्रीज है, फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज और कैपिटलिस्ट है, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, वो उन रीजंस को जो अभी डेवलपमेंट के फेज में घुस रही है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंट्री तो एक्सप्लॉइट कर रही है, एक कंट्री के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा तबका है, जिसको अमीर क्लास कहीं ना कहीं पॉवर्टी में जीने पे मजबूर कर रही है। ठीक है। अब सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड थर्ड वर्ल्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्या होता है। सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को अपनाए थे, जहाँ पे ट्रेड, मार्केट ओपन हो, स्टेट का थोड़ा कम कंट्रोल हो, इस टाइप की इकॉनमी मतलब कंपटीशन बेस्ड इकॉनमी होती है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हो गए, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस वगैरह। सोशलिस्ट क्या होते हैं, इनको सेकेंड वर्ल्ड भी बोला जाता है, और इनका मॉडल होता है कि
ऐसा तो कार्ल मार्क्स का मॉडल था, ऐसा सोशलिस्ट कंट्रीज बहुत कम मानती हैं कि यहाँ पे थोड़ी इक्वालिटी ज़्यादा हो, अर्थात सब चीज़ को स्टेट कंट्रोल करती है, मार्केट से लेके इकोनॉमी को, और जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ स्टेट के अंदर यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है सोशलिस्ट कंट्री में। और ये लोग बोलते हैं कि इनकी सोसाइटी में हर किसी को इक्वल मिलेगा। सोशलिस्ट रियलिटी में काफ़ी डिफरेंट होते हैं, थ्योरी की यहाँ बात हो। ओके, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वो कंट्री जिनको बहुत देर से आज़ादी मिली, इंडिया जैसी कंट्री का आप एग्जांपल ले सकते हैं, श्रीलंका, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज, चाइना, जापान। चाइना को तो आप मैं नहीं बोलूँगी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बट ठीक है, जापान भी अब नहीं रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हो गई, इंडोनेशिया वगैरह हो गई, तो इन सबको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। बेसिकली ये बहुत टाइम तक किसी के अंडर रहे, उसके बाद जब ये लोग फ्री हुए तो इनके अफ्रीका का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इन लोगों की इकॉनमी बहुत पीछे छूट चुकी थी, दुनिया से बहुत पीछे छूट गए थे। आज़ाद हुए तो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, जब मोस्ट ऑफ देशों की आज़ादी हुई तो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था। और कोल्ड वॉर किस चीज का, आइडियोलॉजी का वॉर था, यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट लड़ रहे थे। अब इन तीसरी दुनिया के लोग थे जो अभी अभी आजाद हुए थे, तो उनके पास ऑप्शन था, या तो वो कैपिटलिज्म को चूज करें, पूरा कंपटीशन के लिए तैयार हो जाए, गेट वेट खोल दे, दूसरी कंट्रीज भी आपके यहाँ पे आएगी, या तो सोशलिस्ट करें जब सब कुछ स्टेट कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे केस में, इंडिया के केस में, हमने मिक्स इकोनॉमी चूज की, कुछ कुछ चीजें कैपिटलिज्म की होंगी, कुछ कुछ सोशलिज्म की होंगी, और एक तरीके का वेलफेयर नेशन जहाँ पे गवर्नमेंट काफी हद तक अपने जनता के लिए काम कर रही है, या बहुत सारे नीतियाँ वगैरह, पॉलिसीज वगैरह बना रही हैं। बेसिक यही होता है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मुझे पता है कि आप सबको इसके बारे में पता होगा, बिकॉज लाइक लिटरली 10th से 9th से हम ये आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस 10th तक तो सभी ने पढ़ा होता है, 11th 12th में पढ़ा तो आप तो फिर जीनियस होंगे। उसके बाद जो कैपिटलिस्ट मॉडल है उसी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, मैंने आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। अब डेवलपमेंट, सोशल एंड ह्यूमन डायमेंशन हमें देखने की कोशिश कर, तो डेवलपमेंट, सोशल और ह्यूमन, हम इसका डायमेंशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। विकास का सामाजिक और ह्यूमन ह्यूमन व्यक्ति संबंधित डायमेंशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विकास, हमने विकास के बारे में बहुत सोचा, बात की, हमने विकास करने का प्रयास किया, हमने विकास के लिए स्ट्रैटेजीज लगाई डेवलपमेंट के लिए, बट जो रिजल्ट हम चाह रहे थे वो रिजल्ट कुछ डेकेड्स में, पास्ट के कुछ 500 बोलिए 50-60 या 20-30 सालों में हमें वो रिजल्ट विकास का देखने को नहीं मिल रहा है। हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो कहाँ पे हो पा रहा है, कि जो कंट्रीज का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बहुत फास्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे हम सिंपल लेते हैं कि जो कंट्रीज बहुत फास्ट डेवलप कर रही हैं, लेकिन उनका जो सोशियो इकोनॉमिकली कमज़ोर तबका है उस तक पहुँच नहीं पाई। यानी कंट्री में विकास हो रहा है, कंट्री में खूब पैसा हो रहा है, लेकिन कुछ छोटा सा 2-4%, 1% लोगों के हाथ में वो सारा पैसा है, और एक बहुत बड़ा तबका गरीबी में जी रहा है। और कितनी भी हाई इनकम इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, कितने भी वहाँ पे उद्योग वगैरह लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो सोशल कंसर्न्स है, लाइक ड्रग एडिक्शन, मतलब किसी को ड्रग की आदत हो गई, अल्कोहल, एड्स, मतलब जिसके पास घर नहीं है, वायलेंस, फैमिली का टूटना, मतलब फैमिली के रिलेशंस का टूटना, इस टाइप की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं इनकम बढ़ने के बाद भी। यानी ये सोशल कंसर्न्स कम नहीं हो रहे, सोशल कंसर्न्स और बढ़ रहे हैं, ठीक है। लोग क्यों एडिक्शन कर रहे हैं, क्यों शराब पी रहे हैं, क्यों मदिरा पान कर रहे हैं, क्यों इस टाइप की बीमारी आ रही है, क्यों उनके से घर छिन रहा है, जब सब विकास तो हो ही रहा है। तो ये यहाँ पे एक, मतलब ये हमें पैटर्न देखने को मिला है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। और एक और पॉइंट देखने को मिला है कि कुछ लो इनकम कंट्रीज वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट पाली हैं, और कैसे, कुछ अपने स्किलफुल जो लोग हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को यूज़, इसके लिए आप साउथ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप रिसोर्सेज के मामले में देखें तो कंट्री के पास कुछ खास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है, और फिर भी आज लाइक बड़ी बड़ी कंट्रीज को टक्कर दे रही है अपने ह्यूमन स्किल्स को, या ह्यूमन जो रिसोर्स है उसका प्रयोग करके, ठीक है।
बाकी कभी डिस्कस करेंगे, पहले हम समझ लें कि मतलब क्या है, ठीक है इसका। तो ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, ये एक प्रोसेस है कि पीपल की चॉइस क्या है जानने की। देखिए जो पीपल की चॉइस है वो समय के साथ बदल सकती है, बट एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट द थ्री एसेंशियल्स आर देयर फॉर पीपल, ठीक है। तीन चीज़ें तो हमेशा एसेंशियली रहती हैं, बाकी चॉइसेस बदलती हैं। टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि एक हमारा जो जीवन है वो हम उसमें हम हेल्दी रहें और अच्छे से जितना भी जीवन जीते हैं 60 70 80 साल अच्छे से जिए, अच्छी नॉलेज हो, एजुकेशन हो हमारे पास, और जो भी रिसोर्सेज जो भी संसाधन की हमें आवश्यकता है एक अच्छी जीवन जीने के लिए, ऐसा नहीं बस एवं जी रहे हैं, अच्छी जीवन जीना जहाँ पे हमें अगर मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की, तो वो हम ले सकें, एजुकेशन अच्छी हो, लाइफ हम आराम से जी रहे हैं, इतनी एकदम ऐसा नहीं है कि एक टाइम खाया और नेक्स्ट टाइम क्या खाएंगे ऐसी चिंता ना हो। तो इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का एक लेवल हमने अचीव कर लिया। अगर ये सारी एसेंशियल चॉइसेस अवेलेबल नहीं है और ये सब चीज़ें लोगों की पहुंच इन 3 4 चीज़ों के पास तक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे उस स्थान पे बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट की ये 3 चीज़ें ही आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा भी चॉइसेस है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फ्रीडम टू अपॉर्चुनिटी, या क्रिएटिव एंड मतलब क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एंड इंजॉइंग पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट, गारंटी ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब इस चीज़ों को मैं सारे को तोड़ तोड़ के आपको समझाती हूँ। ये चीज़ तो बेसिक है जो ऊपर मैंने बात की कि हम अपना जीवन अच्छे से जिए, नॉलेज लें, एक डिसेंट लाइफ हो, लेकिन ये होना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपके पास आपके पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, आपको वोट देने का, आपको चूज़ करने का कि आप किसको लीडर चूज करना चाहते हो। एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप क्या करना चाहते हो, सोशल फ्रीडम जहाँ पे सबको रिस्पेक्ट हो, हर कोई अपने हिसाब से अपना जीवन जी सके, और सबके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है या ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है। कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, आप भी सेम ऐसा ही करोगे ऑफ कोर्स, ये सारे राइट्स इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये सब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक कंसर्न हमें यूएनडीपी के रिपोर्ट से पता चलता है जो 1996 में छपा था, कि जो पुअर लोग हैं, जो पॉपुलेशन की 20% हिस्से में आते हैं, मतलब 20% है, उनका जो पहले जो सबसे गरीब, मतलब सबसे गरीब तबका जो 20% का है पूरे विश्व में, उसकी जो इनकम थी वो 2.3% थी। लेकिन 30 सालों में जब हमने उसको नापा, 30 सालों तक हमने एक आंकड़े लेते गए, तो वो घट के 1.4% पहुंच गई, यानी वो घट रही है बहुत ज़्यादा। पहले तो मतलब थी ही दयनीय स्थिति में, अब घट के हद से ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर हम रिच से कंपेयर करें, तो जहाँ रिच की इनकम 20% थी, अब वो 70 से 85% हो गई है। तो आई होप कि इसके पीछे का आप सिस्टम समझ पा रहे हो क्या एक्चुअल में हो रहा है, क्योंकि मैंने चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे स्टेप लिए गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो जिनके पास ये सब इश्यूज हैं। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या यूनाइटेड नेशन ओवरऑल काफ़ी कुछ काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अमर्त्य सेन जो है वो हमें बताते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। तो टू हिम डेवलपमेंट मस्ट बी परसीव्ड एज अ वाइटल प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग रियल फ्रीडम दैट पीपल एंजॉय। टू हिम एक्सपेंशन ऑफ रियल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर नॉट नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल डेवलपमेंट कंट्रीज। यहाँ पे ये पॉइंट कर रहे हैं जो मैंने ऊपर आपसे बात की थी, कि केवल इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, इन्हीं सबसे बढ़ने से ह्यूमन डेवलपमेंट हम अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भले बहुत ज़्यादा जीडीपी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पे सही नहीं हो। और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमने देखा है कि बहुत लो जीडीपी है, बहुत कम वहाँ के मतलब पर कैपिटा इनकम है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, सेंट्रल पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ, ठीक है। डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या था, कि हमारा जो जीवन है उसको अच्छा किया जाए, ठीक है, और एक्सपेंड किया जाए उस रेंज को कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में। कभी भी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं था कि कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा चला जाए, केवल कंट्री की जीडीपी दिखाने के लिए बढ़े और लोग भूखे मर रहे हो, नहीं, कभी भी नहीं था। यहाँ था कि हर किसी के पास उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो, उसके सारे राइट्स उसके पास हो, और उसकी लाइफ अच्छे से कटे, ठीक है।
देखिए, जैसे कि जिन कंट्रीज़ में मतलब दूसरी कंट्रीज़ का कब्ज़ा रहा, जैसे इंडिया के केस में भी, तो 1970s के बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ हैं, आर्थिक गतिविधियाँ हैं, या जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें हमने चेंज किया। तो हमने चेंज करके क्या किया, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो ये तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे आपको कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली हमने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह किया था। 1991 में हमने अपने गेट ओपन कर दिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन वगैरह को उस टाइम पे गवर्नमेंट देख रही थी, ठीक है, हमने एकदम उसको कैपिटलाइज नहीं किया था। उसके बाद रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि 1997 में छपा था, उसने एम्फोसिस दिया था बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे उसका शब्द, मतलब एम्फोसिस देके उसने कहा कि जो स्टेट का रोल है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो बहुत ज़्यादा एक मतलब उस तरीके से होना चाहिए, फादर की तरह मान लीजिए, ठीक है, जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके का रोल स्टेट का होना चाहिए। मतलब इसका ये यहीं पे क्या, नहीं, फोकस ऑन empowerment ऑफ marginalized, द वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट 99 टॉक्स अबाउट पीपल इनिशिएटिव, पीपल एम्पावरमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटीज ऑफ पीपल, ठीक है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट छपी थी, फोकस ऑन एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, द वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट 1995 में, वो बोला कि किस तरीके से पीपल स्टेप ले सकते हैं, स्टेट उनकी हेल्प कर सकती है और लोगों को एम्पावर, सशक्तिकरित, मतलब सशक्तिकरण कर सकती है उनका, और जो उनकी स्ट्रेंथ वगैरह है, जो उनकी कैपेसिटीज़ है, उसको डेवलप करने में दे सकती है। और देखिए, स्टेट का रोल यहाँ पे फादर या फैसिलिटेटर की बात क्यों की गई है, इस तरीके से कि वो अपने जो बच्चे हैं, कोई भी फादर होता है तो अपने बच्चों के लिए वो अर्न करता है, अपने बच्चों के लिए ऐसे प्लान करता है, ऐसे नीतियाँ बनाता है कि उनका फ्यूचर अच्छा हो। सेम स्टेट का रोल है, सेम गवर्नमेंट का रोल है, ये यहाँ पे बात की जा रही है। अब एम्पावरमेंट के बारे में एक बात समझ लीजिए कि जिसमें लोगों को, अगर हमें एम्पावरमेंट करना है तो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, साथ में एजुकेशन ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस ज़रूरी है, जो कि सोसाइटीज़ में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में जितनी मेजर चीज़ें थी, ऑलमोस्ट सारी मैंने कवर कर ली है। क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जर्नल कमेंट भी आप कर सकते हैं, और प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करा करिए, बिकॉज़ समटाइम्स बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है, हम वीडियोस बनाते रहते हैं और फिर इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। उसके अलावा आप टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।